हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम अप्लाइड मैकेनिक्स में यूनिट नंबर 2 करेंगे जिसका नाम है लॉज ऑफ फोर्स, बलों के नियम। इससे पहले हमने यूनिट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। लास्ट वीडियो में मैंने सिस्टम ऑफ यूनिट, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी एक्सप्लेन किया था। जिसने भी इस वीडियो को मिस किया है वो प्लेलिस्ट से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद सद्दाम और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल द मैक मस्ती पर स्वागत करता हूं। ठीक है, तो फोर्स को पढ़ने से पहले, उसके नियम को पढ़ने के पहले हम फोर्स पढ़ेंगे और फोर्स क्या होता है, किसने दिया था, उसके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम 1664-65 ईस्वी में न्यूटन ने फोर्स के बारे में बताया। उन्होंने सर्वप्रथम द्रव्यमान और बल, मास एंड फोर्स के बीच में कॉन्सेप्ट को समझाया। ठीक है, मास और फोर्स के बीच में कॉन्सेप्ट को समझाया और वहीं से हमारा बल की उत्पत्ति हुई, जो कि हम सेब वाला गिरने वाला न्यूटन का जो कहानी पढ़ते हैं वहीं से हमारी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो देखिए बल क्या होता है। बल एक ऐसा कारक है जो किसी पिंड पर अगर लगाया जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन ला देता है। वो परिवर्तन या तो उसकी स्थिति में हो सकता है, उसके मोशन में हो सकता है, उसके डायरेक्शन में हो सकता है। अगर कोई भी इन तीनों चीज़ों में से कुछ भी परिवर्तन हो रहा है तो मतलब वो किसके कारण हो रहा है, एक बल के कारण हो रहा है। ठीक है, फोर्स के कारण हो रहा है। अब फोर्स मैंने यहाँ लिखा हुआ, फोर्स में भी डिफाइन एज द पुश और पुल विच प्रोड्यूस और टेंड्स टू प्रोड्यूस और चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट of uniform motion of body, change in the direction of motion of the body। जो चीज़ें मैंने हिंदी में बताई वो चीज़ें यहाँ अंग्रेजी में लिखी हुई है। इसको समझने के लिए हम थोड़ा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं आप घर गए और आपके घर में एक फर्श पे एक फुटबॉल पड़ा है। फुटबॉल को देखते ही आपने उस पर एक पैर से हिट कर दिया तो क्या होगा, वो जो रुका हुआ फुटबॉल था अब वो गतिशील अवस्था में हो जाएगा। तो वो किसका कारण हुआ, आपके लगाए पैर द्वारा लगाए गए बल के कारण हुआ। दूसरा इसी तरह है आपका, अगर मान लीजिए कोई बड़ा सा पत्थर रखा है और उस पर आपने पैर मार दिया तो क्या होगा, वो पत्थर तो अपनी जगह से नहीं हिलेगा लेकिन आपके पैर में ज़रूर चोट आ जाएगी। तो अब उसकी स्थिति में ना उसके साइज में किसी चीज़ में परिवर्तन नहीं हुआ है तो वहाँ पे बल हमारा नहीं उत्पन्न हुआ होगा। ठीक है, समझ में आई बात। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए क्रिकेट बॉल है, उसको आपने ऊपर फेंका और जब वो नीचे आएगा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण तो उसको आपने कैच किया। कैच कैसे किया आपने, कि आपने इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाया। जिस गति से वो नीचे आ रहा था, जिस बल से, आपने उसी बल से आप उसी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स के कारण ही वो बॉल आपके हाथ में कैच हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर फोर्स की उत्पत्ति होती है। लेकिन सेम चीज़ आप अगर कहीं हिल स्टेशन पर जाते हैं, वहाँ पहाड़ से पत्थर टूट के गिरते हैं और आपने तो सोचा मैंने तो क्रिकेट की बॉल मैं कैच कर लेता हूँ तो मैं इस पत्थर को भी कैच कर लूँगा। आप कैच करने गए और आपका हाथ ही डिस्ट्रॉय हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि आप उसको रोक नहीं सके। ठीक है, उतने अमाउंट का फोर्स जो कि चाहिए था, क्योंकि जो भी हम चीज़ लगाते हैं फोर्स क्या होता है, उसका प्रतिकर्षण बल के कारण ही वो रुकता है। ठीक है, तो वो इक्वल नहीं हो पाया। वहाँ पे उसकी स्थिति में आपने उसके पत्थर की गति में कोई परिवर्तन आप नहीं कर सके तो वहाँ पे बल की उत्पत्ति नहीं होगी। ठीक है, सेम तीसरा केस आपका, बैडमिंटन खेलने जाइए, हम रैकेट से जब कॉक को मारते हैं तो वो अपना डायरेक्शन चेंज करता रहता है, तो वो किसके कारण होता है, फोर्स के कारण होता है। तो ये 3 एग्जाम्पल थे फोर्स के। ठीक है, अब फोर्स क्या होता है वो भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। न्यूटन ने अपने प्रथम नियम में परिभाषित किया था और द्वितीय नियम में उसने रिलेशन दिया था फोर्स इक्वल्स टू ma, जिसको हम अगले टॉपिक में करने वाले हैं। ठीक है, और इसका जो यूनिट होता है फोर्स का वो होता है न्यूटन। ठीक है, न्यूटन को हम नॉर्मल तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे, एफ अगर इसका हम बनाना चाहें तो मास का क्या होगा kg और एक्सेलरेशन का क्या होता है, त्वरण का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। और न्यूटन ने बल को अपने ही नाम पर उसका मात्रक रखा। ठीक है, तो यहाँ से चीज़ें सारी क्लियर होती हैं। अब हम आते हैं कि इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं, क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं हमारे बल के किसी पिंड पर। ठीक है, तो पहला प्रभाव देखते हैं, इट में भी चेंज द मोशन ऑफ बॉडी, मतलब बल के कारण किसी भी पिंड में उसके मोशन में परिवर्तन हो सकता है वो गतिशील हो जाए और जिस गति से चल रही है उससे तेज हो जाए, धीरे भी हो सकती है और रुक भी सकती है। तो किसके कारण होता है, फोर्स के कारण ही होता है। इट में भी चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, उसका डायरेक्शन चेंज कर सकता है, लेफ्ट राइट आगे पीछे कुछ भी कर सकता है फोर्स। इट में भी अगला है, इट में भी चेंज द साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी। देखिए फोर्स क्या करता है, हुलिया भी बदल देता है। अगर कोई भी साइज शेप है
मान लीजिए आपकी बाइक गई और आप कहीं कहीं टक्कर मार देते हैं तो क्या होगा, टूट जाती है आपकी बाइक। किसके कारण? वो फोर्स का इम्पैक्ट के कारण ही टूटी है। तो साइज भी चेंज कर देता है फोर्स। इट में भी गिव द राइज ऑफ इंटरनल एंड स्ट्रेसेस इन द बॉडी, मतलब स्ट्रेस भी इंक्रीज करता है। स्ट्रेस क्या होता है, मान लीजिए कि ये बॉडी है, इस पर हमने इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं, तो इसका साइज चेंज होगा, इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, इनमें से कुछ ना कुछ एक परिवर्तन होगा। उस परिवर्तन को रोकने के लिए ये बॉडी भी एक समान परिमाण का, इतने ही परिमाण का एक उल्टी दिशा में फोर्स जनरेट करता है। उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, इंटरनल फोर्स होता है। जैसे एग्जांपल, मैं यहाँ खड़ा हूँ और मुझे कोई खींचने की कोशिश करेगा तो मैं उसको और मुझे यहाँ से हटना नहीं है तो मैं उसको भी खींचने की कोशिश करूँगा। तो जो वो बल लगाएगा वो फोर्स है, और जो मैं अपने को बचाव के लिए बल लगाऊंगा वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा इंटरनल स्ट्रेस। ठीक है, कुछ लाइट में फ्लक्चुएशन हो रहा है, शायद बल्ब ख़राब हो रखा है, उसको मैं चेक करा लूँगा, आप यहाँ फोकस करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आता है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स, कि फोर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, दो मेथड है हमारे रिप्रेजेंट करने के। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, इसके अंतर्गत हम किसी भी फोर्स को एक एरो हेड से दिखाते हैं। एरो हेड में जो एरो होता है वो फोर्स का डायरेक्शन दिखाता है। फोर्स का डायरेक्शन मतलब दिशा दिखाता है। जो एरो हेड होता है वो दिशा दिखाता है, और जो उसका बॉडी होता है वो मैग्नीट्यूड दिखाता है। उस पर मैग्नीट्यूड लिखा रहता है कि 30 न्यूटन का है कि 15 न्यूटन का है। ठीक है, अब आते हैं बाउल नोटेशन। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया। बाउल नोटेशन जब किसी फोर्स को हम दो अल्फ़ाबेट से दिखाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? बाउल नोटेशन कहते हैं। मान लीजिए ये डायग्राम बनाया है, मैंने इस वाले लाइन को AB से दिखाया है, इसको BC से, इसको CD से, इसको CE से और इसको CE ऐसे, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, मतलब इसका डायरेक्शन भी मैंने बताया है आपको। ठीक है, और सेम इसको एंटी क्लॉकवाइज में घुमा दिया है मैंने, सेम चीज़ को। तो अगर इसको हमें एक एक फोर्स को प्रेजेंट करना होगा तो हम ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, AB ऐसे। ठीक है, तो ये इस बाउल नोटेशन का एक फ़ायदा ये है कि ये एक साथ फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बता देता है और वेक्टर भी बता देता है। ठीक है, फोर्स का मैग्नीट्यूड और वेक्टर दोनों एक साथ बता देता है बाउल नोटेशन। ठीक है, तो दोनों नोटेशन आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक पहुँचाएं जिससे कि वो मुझसे जुड़ सकें। ठीक है, बेल आइकन भी दबा लें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।